दोस्तों आज हम बात करेंगे उस राज्य की जो अपनी राजनीति से पूरे देश को चौंका देता है। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। वो राज्य जहां सरकारें ऐसे बदलती हैं जैसे मौसम। वो राज्य जहां वोटर किसी भी लीडर का रिपोर्ट कार्ड सालों तक अपने दिमाग में रखता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। और आज के इस वीडियो में हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे बिहार इतना अनप्रिडिक्टेबल क्यों है, बिहार की राजनीति बाकी राज्यों से अलग कैसे है, और क्या बिहार का वोटर लॉयल है या कोई और ही डायनेमिक्स चल रहा है, नीतीश कुमार को बिहार बार बार क्यों चुन लेता है, जेडीयू और कांग्रेस आखिर कहां पीछे रह गई, और कांग्रेस की हालत हरी से पीली क्यों हो गई। चलिए शुरू करते हैं डेटा से, इतिहास से और सच्चाई से। जानते हैं कि बिहार इतना अनप्रिडिक्टेबल क्यों। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी पैदा होती है 1974 के जेपी आंदोलन से। 1974 का भारत, गुजरात के छात्रों ने भ्रष्टाचार, महंगाई, कुशिक्षा और सामाजिक अन्याय के विरोध में आंदोलन छेड़ा। मार्च में राज्य विधानसभा भंग कर दी गई। आंदोलन बिहार में फैल गया, जहां बाढ़, अकाल, जातिवाद और जमींदारी का बोलबाला था। यहाँ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ा। ये वही आंदोलन था जिसने इंदिरा गांधी की सरकार को चुनौती दी थी, जिसने जन्म दिया दो बड़े राजनीतिक धाराओं को, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। फिर आता है 1990। 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम बनते हैं, यानी मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। इनके 15 साल के कार्यकाल में, यानी कि 1990 से 2005 तक में, सोशल जस्टिस की राजनीति इतनी मजबूत हुई कि कास्ट बिहार की राजनीति का स्थायी केंद्र बन गया। फिर आता है 24 नवंबर 2005। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने और बिहार गवर्नेंस, सड़क, बिजली, शिक्षा, इन्हीं मोर्चों पर एक नए मॉडल की तरफ बढ़ा। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी कहां से आती है, इसका असली कारण है कुछ ऐसी घटनाएं। 2013 में जेडीयू ने बीजेपी को छोड़ दिया। 2015 में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन बना। 2017 में नीतीश ने आरजेडी छोड़ दी और बीजेपी से फिर से हाथ मिला लिया। फिर 2022 में नीतीश ने बीजेपी छोड़ दिया, फिर आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया। 2024 में एक बार फिर बीजेपी के साथ मिल गए। 10 साल में 5 बार सरकार बदली, और ऐसे बदली कि उस वक्त पे किसी को आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं। तो बिहार इसलिए अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि यहाँ की राजनीति आइडियोलॉजी से नहीं, पॉलिटिकल मैथमेटिक्स से चलती है। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति बाकी राज्यों से अलग क्यों है। क्योंकि बिहार के पास वो चीज है जो किसी भी राज्य को इतनी तीव्रता से नहीं मिलती, जिसका नाम है राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ये चेतना नहीं बल्कि 4 बड़े फैक्टर्स। पहला है स्ट्रॉन्ग सोशल स्ट्रक्चर। यहाँ हर कास्ट की अपनी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल वेट है, जैसे यादव, कुर्मी, कोयरी, राजपूत, पासवान, बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो सिर्फ कम्युनिटीज नहीं हैं, ये पॉलिटिकल ब्लॉक्स हैं। दूसरा है मोमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स, जिसके एग्जाम्पल हैं 1974 का जेपी मूवमेंट, 1990 में मंडल कमीशन का गठन। ये दोनों मूवमेंट ने बिहार को राजनीतिक रूप से शार्प बना दिया। तीसरा है पंचायत से स्टेट तक हर जगह मल्टीपल पावर सेंटर, इसलिए राजनीति बहुत लेयर्ड हो जाती है।
एक एमएलए का चुनाव सिर्फ एमएलए का नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण पावर बैलेंस को रिफ्लेक्ट करता है। चौथा है बिहार की राजनीति। यहाँ 3 बड़े मॉडल एक साथ कम्पीट करते हैं। लालू मॉडल जो कि बेस्ड है सोशल जस्टिस पे, नीतीश मॉडल ये बेस्ड है गवर्नेंस और डेवलपमेंट पे। तीसरा है बीजेपी मॉडल जो कि चलता है नेशनल नैरेटिव पे और कास्ट के कैलकुलेशन पे। किसी भी राज्य में इतने पैरेलल मॉडल नहीं चलते। अब बात करते हैं क्या बिहार की जनता वाकई लॉयल है। इसका जवाब है हाँ, लेकिन जनता अंधभक्त नहीं है। ये सबसे बड़ा फर्क है। आप इस डेटा को देखिए। 2005 में जनता ने आरजेडी के 15 साल बाद डेवलपमेंट मॉडल के लिए पूरी तरीके से स्विच किया। 2015 में एंटी इनकम्बेंसी और कास्ट कंसोलिडेशन के कारण जनता ने महागठबंधन को भारी जीत दी। 2020 में एनडीए को बड़ा सपोर्ट मिला क्योंकि आखिरी 10 से 15 साल के काम को वोटर एक्नॉलेज कर रहा था। 2024 में फिर से जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का इक्वेशन चल गया। मतलब क्या? मतलब ये है कि बिहार का वोटर इमोशनली चार्ज्ड नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। वो काम देखता है, लीडर की क्रेडिबिलिटी देखता है और फिर वोट करता है। यहाँ लॉयल्टी का मतलब केवल लॉयल्टी नहीं है, यहाँ लॉयल्टी का मतलब है परफॉर्मेंस बेस्ड लॉयल्टी। अब आता है हमारा चौथा सवाल कि आखिर बिहार को नीतीश कुमार इतना क्यों पसंद है। इसके पीछे 3 सॉलिड रीजन है। पहला, 2005 के बाद डॉक्यूमेंटेड सुधार जैसे एनसीआरबी, एजुकेशन सर्विस, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट्स, सड़क कनेक्टिविटी, लड़कियों की स्कूल में इन्वॉल्वमेंट। लॉ एंड ऑर्डर पे नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा काम किया। स्वास्थ्य और बैंकिंग में पहुंच, ये चीजें बिहार में पहली बार मास स्केल पर दिखी नीतीश कुमार की सरकार में। यानी बिहार के लोगों को लगा कि नीतीश इज इक्वल टू काम करके दिखाने वाला लीडर। दूसरा है संतुलित पॉलिटिक्स। नीतीश कास्ट इक्वेशन को बहुत ढंग से समझते हैं और डेवलपमेंट को भी हैंडल करते हैं। ये मिक्स बहुत रेयर है। तीसरा है साफ सुथरी इमेज। नीतीश कुमार पर आज तक कोई भी बड़ा करप्शन का आरोप नहीं लगा। ये एक गरीब राज्य में बहुत बड़ा फैक्टर है और लोगों को ये मैटर करता है। इसलिए अगर नीतीश ने कुछ गलतियां भी की हैं तो लोग उन्हें दूसरा मौका जरूर देते हैं। अब बात करेंगे हमारे 5वें और सबसे बड़े सवाल पे। जेडीयू और कांग्रेस में कमी कहां रह गई? आखिर वो चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? देखिए, बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया। तमीज से बात नहीं करती है। पहले बात करेंगे जेडीयू की कमी के बारे में। जेडीयू की सबसे बड़ी कमी यह है कि पूरी पार्टी एक ही आदमी पर निर्भर है, यानी सेकंड लाइन लीडरशिप बहुत कमजोर है। दूसरा है अलायंस बदलने के भरोसे का क्राइसिस। युवा वोटर डेवलपमेंट से ज्यादा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ टिल्ट कर रहा है और ये फैक्ट है और जेडीयू इस चीज को नहीं समझ पाई। अब बात करते हैं कांग्रेस की कमी के बारे में। 1980 के बाद कोई मास लीडर हुआ ही नहीं। कांग्रेस बूथ लेवल संगठन में लगभग गायब है। कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर बैंक अब आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी में बढ़ चुका है। बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स में कांग्रेस की पकड़ बहुत कमजोर है। इसलिए कांग्रेस बिहार में मेन प्लेयर नहीं बल्कि सपोर्टिंग रोल में रहे। आखिर क्यों हरी कांग्रेस का पतन हुआ? हरी कांग्रेस क्यों कह रहा हूं, आगे बताऊंगा। हरी कांग्रेस यानी कांग्रेस प्लस सोशलिस्ट बेस का पुराना गठजोड़। ये गठजोड़ कभी बिहार में डोमिनेट था, धीरे धीरे कमजोर हो गया। इसका कारण है लालू यादव के उदय यानी राइज के बाद ओबीसी वोट पूरी तरीके से आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो गए। ईबीसी वोट जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड की तरफ चले गए। अपर कास्ट चले गए बीजेपी की ओर। बचा क्या? कुछ नहीं। कांग्रेस के पास कोई आधार नहीं था। संगठन लगभग खत्म हो चुका था। युवा वोटर को कांग्रेस का नैरेटिव आउटडेटेड लगने लगा। यही वजह है कि कांग्रेस आज बिहार की पॉलिटिक्स में हरी नहीं बल्कि पीली नजर आती है। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस लेयर्ड है। इतिहास गहरा है, सामाजिक समीकरण शक्तिशाली है और वोटर जागरूक। बिहार अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि यहाँ नेता नहीं परिस्थितियां फैसला करती हैं और यही वजह है कि बिहार की राजनीति पूरे देश के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल क्लासरूम है। बहुत सारे मुद्दे अभी मैंने छोड़ दिए, जैसे वोट चोरी, जो कि एक गंभीर मुद्दा है जिस पे मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।